चलिए क्लास 9 में नेक्स्ट हम देखते हैं, हम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ अपदस्ट कर रहे थे। ओके, उसमें हमने दो प्रॉपर्टीज करी थी। नंबर 1, लार्जर द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज्ड इन फ्लूइड ग्रेटर इट्स अपदस्ट, एंड सेकंड वाज मोर द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ग्रेटर इट्स अपदस्ट। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी देखिए। थर्ड प्रॉपर्टी को समझने से पहले आप कुछ बातें समझ लीजिए। देखिए, कोई बॉडी है तो हायर क्लासेस में आप जाएंगे, हम अज्यूम करके चलते हैं बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट होता है बॉडी का, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सुनिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता होगा। एक पॉइंट हम अज्यूम करते हैं जहां पर बॉडी का पूरा वेट बॉडी का जहां पर कॉन्सेंट्रेटेड हो, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है ना, ऐसा हम मान के चलते हैं अपनी कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए। ठीक है, देखिए जैसे कि ये कोई बॉडी है और हम अज्यूम करेंगे कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ कहीं होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कैपिटल जी से दिखाया जाता है। ये वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि बॉडी का पूरा वेट इसी पॉइंट पे काम कर रहा है। ओके, तो इस पॉइंट पे बॉडी का वेट लगेगा। ऐसे डायग्राम में बनाते हो ना, वेट ऐसे डायरेक्ट नीचे दिखाते हो, तो कहाँ से निकालते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट, इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट। ये जो लाइन मैंने बनाई है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन सा पॉइंट है, ये वो इमेजिनरी पॉइंट है जिस पॉइंट पे बॉडी का पूरा वेट कॉन्सेंट्रेटेड माना जाता है अपनी कैलकुलेशंस को करने के लिए। ओके, तो ये अगर हमको समझ में आ गया है तो देखिए थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है, द थ्रस्ट एक्ट्स ऑन द बॉडी इन अपवर्ड डायरेक्शन एट द सेंटर ऑफ buoyancy, at the center of buoyancy, that is the center of the gravity of the displaced liquid। सुनिए, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, इसके दो केसेस हैं। नंबर 1, ये कोई बॉडी है, ठीक है ना, सपोज ये बॉडी अभी सबमर्ज्ड है। सबमर्ज मतलब हाँ, ये ऐसा पूरा वाटर के अंदर है, फ्लोट नहीं कर रही है। ठीक है ना, इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा ना, ये कैपिटल जी, ठीक, वो किसके साथ कोइंसाइड करेगा, तो आंसर है वो सेंटर ऑफ बायंसी के साथ कोइंसाइड करेगा। हम ये भी मान के चलेंगे जो पूरा फोर्स लग रहा है बायंसी का, वो भी किसी एक पॉइंट पे क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है। तो जब, याद रख लीजिए, जब when the body is fully submerged in the liquid, तो ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा ये कोइंसाइड करेगा किसके साथ, ये कोइंसाइड करेगा कैपिटल, कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक, कैपिटल बी के साथ। यहाँ ही पे कैपिटल बी है और यहीं पे कैपिटल जी है। कैपिटल जी क्या है बताइए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहां ये हम मान के चलते हैं कि बॉडी का पूरा वेट कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक, और कैपिटल बी क्या है, सेंटर ऑफ बायंसी, जहां पर हम ये मान के चलते हैं कि सारा का सारा फोर्स इसी पॉइंट पे काम कर रहा है बॉडी के ऊपर, सेंटर ऑफ बायंसी। ये कौन सा केस है, जब बॉडी सबमर्ज्ड होती है फुल्ली, ठीक है ना, जब कंप्लीटली इमर्ज होती है इनसाइड द लिक्विड, तो ये कौन सा केस है, completely immersed inside the liquid, completely immersed inside the liquid। ओके, लेकिन देखिए दूसरा केस मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला केस वही मैंने लिखा है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। देखिए मतलब ये जो बायंट फोर्स का आपने सेंटर निकाला है, जिसको आप सेंटर ऑफ बायंसी बोल रहे हैं, आपको इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं कि जब ये लिक्विड ऐसा अंदर चला गया तो इसने क्या हटाया होगा, वाटर। उस वाटर का वेट निकाल लीजिए, उस वाटर का वेट का भी क्या होगा, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उस वाटर की जो इसने पानी हटा, अगर ये ब्लॉक ना होता तो यहाँ पे क्या होता, पानी होता, वाटर होता, तो उस वाटर का भी अपना एक वेट था, उस वेट की क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर ही क्या होता है, सेंटर ऑफ बायंसी। कब, जब ऑब्जेक्ट फुल्ली इमर्ज्ड होता है,
और इस टाइम ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है और बाइट फोर्स का जो सेंटर ऑफ बायंसी होता है वो दोनों कोइंसाइड करता है, और सेंटर ऑफ बायंसी क्या होता होगा आप इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं कि जितना वाटर उसने हटाया है उस वाटर के वेट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही कौन है, सेंटर ऑफ बायंसी। अब दूसरा देखिए मैंने यहाँ डबल ब्रैकेट में ऐसे जानबूझ के लिखा है, सेंटर ऑफ बायंसी कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, when uniform body completely immersed inside the liquid, ठीक है। but if a body floats, ये वाला केस देखिए जो मैंने लिखा है, but अभी आप मेडिसिन सुनना देखिए, but if a body floats, अगर बॉडी फ्लोट करे, इधर ध्यान दें मैं दूसरा डायग्राम बना रहा हूँ, ये क्या कर रहा है, बॉडी यहाँ क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, but the body when the body floats, ठीक है। तो देखिए बॉडी को फ्लोट करा दीजिए, यहाँ ये पूरा फुल्ली इमर्स नहीं है, बॉडी सपोज क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, तो केस अलग होता है। सेंटर ऑफ बायंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड नहीं करते हैं, हाँ एक ही लाइन में होते हैं। क्या मैंने बोला, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बायंसी एक लाइन में होते हैं लेकिन कोइंसाइड नहीं करते। तो ये रहा हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैपिटल जी, और ये रहा हमारा सेंटर ऑफ बायंस कैपिटल, ठीक। ये एक ही लाइन में है लेकिन कोइंसाइड नहीं कर रहे, तो याद रखिए जब बॉडी फ्लोट करेगी तो जी और बी कोइंसाइड नहीं करेंगे, और जब बॉडी इमर्स्ड होगी तो जी और बी कोइंसाइड करते हैं। ओके, ये हो गया। अब देखिए इस पॉइंट पे क्या लग रहा होगा, नीचे की डायरेक्शन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे वेट, और बी पे क्या लग रहा होगा, बाइंड फाइल। समझ में आया? तो लाइन ऑफ एक्शन दोनों का सेम है, लाइन ऑफ एक्शन दोनों का सेम है लेकिन पॉइंट्स कोइंसाइड नहीं कर रहे। तो ये केस है, ये इसकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है। इसमें आप कुछ करना चाहते हैं नोट? हाँ, अच्छा चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं, बहुत ही मजेदार एक कंसेप्ट है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे अभी हम आएंगे। इसको मैं रब कर देता हूँ, टॉपिक में चेंज कर लेता हूँ। अब हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, हम एक प्रैक्टिकल भी करेंगे लेकिन बाद में करेंगे, हम एक मैथमेटिकल प्रूफ भी करेंगे, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले हम मैथमेटिकल प्रूफ करेंगे, और इस मैथमेटिकल प्रूफ में देखिए क्या बताया गया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, a thrust is equals to the weight of the liquid displaced। क्या मैंने बोला, a thrust is equals to, a thrust is equal to weight of the liquid displaced, weight of the liquid displaced। ओके, देखिए इस बात से क्या समझते हैं आप इस तरीके से पहले समझ लीजिए, सिंपल। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये वाटर है इसमें, ठीक है ना, मैंने एक ब्लॉक लिया, इसमें मैंने इमर्स कर दिया फुल्ली, तो जब और यहाँ से पानी निकलने का ऐसा रास्ता है, समझ लीजिए, यहाँ सपोज वाटर निकलता है, इस वाटर को मैंने ले लिया और इसका क्या निकाल लिया मैंने, वेट। अभी बस इतना समझिए, ये ब्लॉक यहाँ जब मैंने डाला तो पानी बाहर आएगा, इसको हम डिटेल में करेंगे लेकिन अभी थोड़ा ध्यान रखिएगा सबसे। ये जो वाटर आएगा, क्या मैं इसका वेट निकाल सकता हूँ? इसका कुछ मास होगा, जी से मल्टीप्लाई करके इसका वेट निकालूंगा। तो किसका वेट निकाला मैंने, बताइए, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का, नो वाटर ना बोलिए, डिस्प्लेस्ड
लिक्विड का, या लिक्विड जो डिस्प्लेस होता है, किसने डिस्प्लेस किया? ब्लॉक। किसने डिस्प्लेस किया? ब्लॉक ने जो लिक्विड डिस्प्लेस किया उसका मैंने वेट निकाला, और यही किसकी वैल्यू होती है? याद रख लीजिए पहले तो, अभी बहुत सारा काम हम इस पे करेंगे। अब थ्रस्ट इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ओके, अब इसका प्रूफ देखिए, मैथमेटिकल प्रूफ समझते हो? जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मान लीजिए कि इसमें वाटर आया 5 किलोग्राम। कितना आया? तो इसका वेट कितना हो जाएगा? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, बोलो 5 इंटू क्या होता है? मास इंटू जी ना। 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 15 न्यूटन। तो अब थ्रस्ट भी कितना लग रहा होगा? 15। हालांकि वो हम बाद में देखेंगे प्रैक्टिकल, बट अभी मैथमेटिकल इसका प्रूफ देखिए कि जो अब थ्रस्ट लगता है वो किसके इक्वल होता है? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। ओके, देखिए इसको किस तरीके से मैं प्रूफ करूंगा। इसमें कुछ बातें मुझे याद रखनी है, पहले वो याद रख लीजिए आप प्लीज। इधर देखिए, बात मुझे याद रखनी है कि जो रो होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम होता है। याद रख लीजिए, क्या मैंने बताया? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। और एक चीज और याद रखिए, जब भी एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वॉल्यूम आ जाता है। क्या आ जाता है? याद रखिए, एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाता है? वॉल्यूम आ जाता है। ठीक, ये नंबर 1 पॉइंट आप याद रखेंगे। ये नंबर 2 पॉइंट, कोई अगर पूछेगा एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करने पर वॉल्यूम क्यों आता है, तो देखिए एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, हाइट की यूनिट होती है मीटर, और मीटर इनटू मीटर स्क्वायर इज मीटर क्यूब, जो कि किसकी यूनिट होती है? वॉल्यूम की। नंबर 3 आप ये याद रख सकते हैं कि मैं मास कैसे निकाल सकता हूँ? इसको मल्टीप्लाई करके क्रॉस करके, तो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये 3 बातें याद रख के मैं यहाँ काम करना शुरू करता हूँ। ठीक, चलिए देखिए, सपोज मेरे पास ये कैसा कंटेनर है, और इस कंटेनर में ऐसा लिक्विड फिल्ड है पूरा, ठीक है ना। अब सुनिए, हम इमेजिन कर रहे हैं देयर इज अ इमेजिनरी सिलेंडर। एक सिलेंडर इमेजिन करिए, यहाँ पे ध्यान दें, इधर ध्यान दें प्लीज। एक सिलेंडर मैंने इमेजिन किया है ऐसा। इस सिलेंडर के 2 सरफेस हैं, ये टॉप सरफेस है, ये बॉटम सरफेस है, ठीक है ना। दोनों के क्रॉस सेक्शन एरिया कितने होंगे? ए और ए। ये दिख रहा है आपको सिलेंडर का एरिया? ए और ए भी क्या है? ए। ठीक, माना कि जो इसका टॉप सरफेस है वो कितनी हाइट पे? टॉप से h1, और बॉटम सरफेस कितनी हाइट पे? h2 है। कोई डाउट है बताइए? हाँ, कोई डाउट है? ठीक है ना। चलिए, अब इसमें हमें एक बात और याद रखनी है। 4th पॉइंट हमने कल पढ़ा था, प्रेशर इज इक्वल्स टू रो एच जी। याद है आपको? प्रेशर इज इक्वल्स टू रो एच जी। रो क्या है? डेंसिटी, एच क्या है? डेप्थ है फ्री सरफेस से, और जी क्या है? इजोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, चलिए अब इसमें हम एक काम करते हैं। देखिए, हमें पता है कि लिक्विड हर डायरेक्शन में क्या लगाता है? प्रेशर। तो सपोज सरफेस ए पे प्रेशर कितना लग रहा है? P1, और सरफेस ए पे बॉटम वाले पे प्रेशर कितना लग रहा है? P2। और जो इधर से प्रेशर लग रहा है, इधर से प्रेशर लग रहा है, वो कैंसिल हो जाएगा। कल मैंने बताया था, लेफ्ट वाला राइट वाले को कैंसिल कर देगा, ऐसा सब नेगलेक्ट हो जाएंगे। तो टॉप पे प्रेशर P1 और बॉटम पे प्रेशर P2 लग रहा है। अगर मैं P1 की वैल्यू निकालूं जरा, एट द डेप्थ h1 प्रेशर ऑन द अपर सरफेस PQ। इस सरफेस का नाम रख लो कुछ भी, सरफेस 1, ये सरफेस 2, ठीक है ना। ओके, एट द डेप्थ h1, एट द डेप्थ h1 pressure on the upper surface, pressure on the upper surface। हाँ भाई, प्रेशर ऑन द अपर सरफेस कितना दिखाया आपने? P1
तो उसको मैं लिखूंगा P1 इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है प्रेशर का, रो एच जी। रो एच जी, यहाँ पर रो किसकी डेंसिटी होती है, याद रख लीजिए लिक्विड की डेंसिटी होती है। किसकी होती है, लिक्विड की डेंसिटी। तो रो क्या है यहाँ पर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, ओके। तो बताइए क्या बनेगा, P1 रो डेंसिटी लिक्विड की कितनी डेप्थ पे, सरफेस 1 H1 पे, H की जगह H1 आ जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाएगा, G। इसी तरीके से अब डाउनवर्ड थ्रस्ट, थ्रस्ट क्या होता है, फोर्स परपेंडिकुलर, डाउनवर्ड थ्रस्ट ऑन सरफेस S1, सरफेस S1 पे ऐसा देखिए थ्रस्ट कितना लगेगा, थ्रस्ट किससे दिखाते हैं, फोर्स से, F1 लग रहा है सपोज, सरफेस S1 पर फोर्स कितना लग रहा है, F1, मतलब थ्रस्ट, थ्रस्ट का मतलब परपेंडिकुलर फोर्स। ये ऐसा इमेजिनरी सिलेंडर है, पानी ऐसा उस पर थ्रस्ट लगा रहा होगा, उसका वैल्यू निकालेंगे हम। हाँ भाई, फॉर्मूला क्या होता है बताइए, P is equals to F by A, याद है, P is equals to F by A, तो F क्या हो जाएगा, P into A, ठीक है ना, निकाल लेते हैं, देखिए फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया होता है। तो टॉप सरफेस पे फोर्स लग रहा है F1, क्या हो जाएगा, P1 इनटू एरिया कितना है, A। अब वैल्यू रख देंगे तो F1 हो जाएगा हमारा कितना, बोलिए कितना हो जाएगा F1, P1 की जगह क्या रख दूंगा, रो H1 G इंटू A, P1 की वैल्यू रो इंटू H1 इंटू G, ये हो गया। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं हम, रो H G A, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेम इसी तरीके से सरफेस 2 कितने डेप्थ पे, H1 पे, सॉरी H2 पे, टॉप से कितने डेप्थ पे, H2 पे। तो देखिए ध्यान दें इधर, ऑन द बॉटम सरफेस S2, जो बॉटम सरफेस S2 है उस पे प्रेशर कितना लग रहा है, P2। तो P2 इज गिवन बाय, फॉर्मूला क्या होगा, रो H2 इंटू A, रो H सॉरी G, रो H2 इंटू G। इसी तरीके से थ्रस्ट जो लगेगा बॉटम पे वो कितना होगा, थ्रस्ट ऑन बॉटम सरफेस S2, थ्रस्ट को किससे दिखाएंगे, F2 से, फोर्स होता है वो, फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है P इंटू A होता है, ठीक है ना, क्या हो जाएगा P2 इंटू नीचे का एरिया कितना है A, तो P2 का वैल्यू कितना आ रहा है, रो H2G इंटू A, ठीक है ना। तो आ गया ये मेरा कितना, H2 का वैल्यू कितना आ गया, रो H2GA, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ये आ गया हमारा, ठीक है ना। अब बताइए मुझे कि अच्छा ये H1, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से बताइए F1 बड़ा है कि F2 बड़ा है, F1 बड़ा है कि F2 बड़ा है, कैसे पहचानोगे, रो सेम, G सेम, A सेम, का कंपटीशन किसके किसके बीच में होगा, H1 H2, देख के बताइए डायग्राम में कौन बड़ा है, H2, इसका मतलब कौन बड़ा होगा, F2। तो हम यहाँ लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट F2 is greater than F1, रीजन लिखेंगे सिंस H2 is greater than H1। कोई डाउट है बताइए, क्योंकि H2 H1 से बड़ा है इसलिए फोर्स 2 फोर्स 1 से बड़ा होगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इधर ध्यान दें, F1 की डायरेक्शन कैसे थी, नीचे, ठीक, और F2 की डायरेक्शन कैसे थी, ऊपर, ऐसे। तो रिजल्टेंट फोर्स कैसा आएगा बताइए, ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, बड़ा कौन है, F2, तो F2 की डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स आएगा किधर, ऊपर। जैसे कि आप इसको नीचे दबाइए 2 न्यूटन से और मैं 10 न्यूटन से किधर दबाऊं, ऊपर, तो किधर जाएगा बोलो, ऊपर। कितने न्यूटन से, 8 न्यूटन से। 8 कैसे निकाला, 10 माइनस 2 से। तो यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में जो मैं निकालूंगा वो कैसे निकालूंगा, F2 माइनस F1 से। कोई डाउट है बताइए।
तो रिजल्टेंट अपथ्रस्ट फोर्स और बायएंट फोर्स ऑन द बॉडी, रिजल्टेंट अपथ्रस्ट और बायएंट फोर्स कुछ भी बोल रहा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट बायएंट फोर्स को मैं दिखा रहा हूँ सपोज किससे, FB से, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दीजिए, F2 माइनस F1, ये क्या है, रिजल्टेंट, जरा ध्यान दें प्लीज, ये रिजल्टेंट क्या है, अपथ्रस्ट, मेरे पास जगह नहीं है, इस अपथ्रस्ट को मैं क्या बोल सकता हूँ, बायएंट फोर्स, ठीक है ना, तो FB is given by F2 minus F1, अब देखिए this implies that FB जो बायएंट फोर्स है given by F2 का वैल्यू मैंने अभी निकाला है, कितना आ रहा है, रो H2 GA माइनस F1 निकाला है मैंने, देखिए वहीं पर रो H1 GA, ओके, देखिए कॉमन आ रहा है मेरे पास, रो GA कॉमन आ रहा है, ठीक है, रो GA कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, H2 माइनस H1, H2 माइनस H1, अगर आप लोग ध्यान से यहाँ देखें तो ये H2 में से अगर H1 में हटा दो तो किसकी हाइट आ जाती है, सिलेंडर की, तो लेट अस से इस इमेजिनरी सिलेंडर की हाइट कितनी है, H, नहीं H मान लो ना, क्या प्रॉब्लम है, H2 में से H1 को हटाओगे तो क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू रो GH सॉरी रो GA H2 माइनस H1 की जगह H, कोई डाउट है बताइए, अभी हमने पढ़ा था कि अगर 2 डायमेंशनल फिगर एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई लगाया जाए तो क्या बन जाता है, वॉल्यूम, तो ये एरिया इनटू हाइट क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा, किसका वॉल्यूम बन जाएगा, उस इमेजिनरी सिलेंडर का, ठीक है ना, तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट कि जो बायएंट फोर्स मुझे मिल रहा है इट इज इक्वल्स टू रो G, तो मेरा ऐसे ही रहेगा, और एरिया इनटू हाइट क्या बन जाएगा, वॉल्यूम, ठीक, किसका वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम, रो इंटू जी, और एरिया इंटू हाइट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, एरिया इंटू हाइट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, तो फॉर्मूला क्या बना, रो GV, जिसको मैं रीअरेंज करके अच्छे से लिख सकता हूँ, V रो G नहीं बोल सकता हूँ मैं इसको, रो GV बोलिए या V इंटू रो इंटू G बोलिए, तो इसको मैं थोड़ा सा सुधार लेता हूँ और मैं इसको क्या बोल देता हूँ, V इंटू रो इंटू G, कोई दिक्कत है बताइए, V इंटू रो इंटू G, तो बायएंट फोर्स का वैल्यू बताइए कितना आया, रो इंटू V इंटू G, इधर ध्यान से देखिए अभी काम खत्म नहीं हुआ है, तो बायएंट फोर्स आया मेरा V रो G, V क्या है बताइए, किसका वॉल्यूम है, सिलेंडर का, ध्यान दीजिए जरा, जो सिलेंडर, बहुत बढ़िया, यहाँ पे जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, ये ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल में आपको पूछा जाता है, जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा वही किसका वॉल्यूम होगा, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का, होगा कि नहीं होगा, सोचिए जब पानी केवल उसमें वाटर था, ये सिलेंडर मैंने ऐसे नहीं डाला सपोज, तो ठीक है अपना पानी पूरा भरा हुआ, लेकिन जैसे ही मैं सिलेंडर ऐसा इमर्स करूंगा तो सिलेंडर उतना ही वॉल्यूम का पानी हटाएगा जितना वॉल्यूम उसका खुद का है, वॉल्यूम समझ रहे हैं, स्पेस में कितनी जगह वो ऑक्यूपाई कर रहा है, जितना वॉल्यूम सिलेंडर का है उतना ही वॉल्यूम किसका होगा, डिस्प्लेस लिक्विड का, डिस्प्लेस वाटर का, डिस्प्लेस मतलब हटा दिया, किसने हटाया, सिलेंडर ने हटाया, ठीक, तो क्या मैं कहीं पे इसको नोट कर सकता हूँ, इसको मैं नोट कर सकता हूँ, यहाँ पे हमारे पास फंडा है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, डिस्प्लेस्ड, कोई डाउट है बताइए, ये बात समझ में आती है आपको, ठीक, तो ये हो गया, अच्छा, अभी हम लोगों ने देखा था कि रो किसकी डेंसिटी थी, रो क्या था, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड था, ठीक है ना, अच्छा, अब एक काम करते हैं, ध्यान से प्लीज इधर देखें, बायएंट फोर्स मैंने ऐसे ही लिख लिया और V की जगह मैं किसका वॉल्यूम लिख दूंगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, सपोज मैं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर था VC, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर था VC, और VL क्या है, ये VC है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और VL क्या है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड को मैं VL लिख सकता हूँ क्योंकि मेरा VL किसके इक्वल है,
BC में, ठीक, इंटू रो इंटू जी। कोई दिक्कत है बताइए। देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम इंटू डेंसिटी को मैं मास लिख सकता हूँ। कॉपी में देखिए, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, मास। नहीं पता, ये देखिए डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। मास ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो मास ऑफ लिक्विड वॉल्यूम इंटू रो। तो वॉल्यूम इंटू रो को मैं क्या लिख सकता हूँ, किसका मास, लिक्विड का, डिस्प्लेस लिक्विड का मास इंटू जी। और मास इंटू जी क्या होता है बताइए, वेट होता है। आया, लेफ्ट में कौन बैठा है, बाइट फोर्स, राइट में किसका वेट आ गया है, डिस्प्लेस लिक्विड का। प्रूफ हो गया। देखिए यही हमें पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। देखिए अब थ्रस्ट इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। अब थ्रस्ट उतना ही लगेगा जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ होगा। कोई डाउट है बताइए, हो गया ये कि नहीं। Fb इज इक्वल्स टू मास इनटू जी क्या होता है, वेट होता है। मास क्योंकि लिक्विड का है, और लिक्विड का मास क्यों है, क्योंकि लिक्विड का वॉल्यूम था और लिक्विड की क्या थी, डेंसिटी। लिक्विड का वॉल्यूम, लिक्विड की डेंसिटी, तो मास भी किसका आएगा, लिक्विड का। ठीक, तो ये हो गया वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड ये आप लर्न कर लीजिए। कोई डाउट है इसमें बताइए। हाँ, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ओके, अभी अभी जो रिजल्ट हमने प्रूफ किया कि जो अब थ्रस्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। कोई ऑब्जेक्ट पे लगने वाला अब थ्रस्ट का वैल्यू जो होता है वो उस लिक्विड के वेट के इक्वल होता है जो लिक्विड को खुद हटा देता है, ठीक है ना। यही आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है जो भी अभी हमने प्रूव किया मैथमेटिकली। आर्किमिडीज के प्रिंसिपल में क्या बोला गया है, बोला गया है इट स्टेट्स दैट व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड पार्शियली और कंप्लीटली। पार्शियली और कंप्लीटली का मतलब समझते हैं। पार्शियली मतलब थोड़ा सा ऐसा डुबोया है हमने, या फुल्ली का मतलब पूरा इमर्स कर दिया है, ठीक है। तो व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और फुल्ली इमर्स्ड इन अ लिक्विड, फिर आपको पता है क्या लगेगा उस पे, इट एक्सपीरियंस एंड अपथ्रस्ट। वो एक अपथ्रस्ट एक्सपीरियंस करती है। और अभी अभी मैंने प्रूव किया कि ये जो अपथ्रस्ट है ये किसके इक्वल होगा, ये उस लिक्विड के वेट के इक्वल होगा जो लिक्विड इस ऑब्जेक्ट ने खुद क्या कर दिया है, डिस्प्लेस्ड। समझ में आया। अब आप समझ सकते हैं जैसा जैसा मैं उसको अंदर डालता जाता हूँ। शुरू में मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे आप उसको नीचे ले जाते हो अब थ्रस्ट और बनता है और बनता है और बनता है, बनते बनते मैक्सिमम लिमिट तक जाता है। फिर जब आप उसको ऐसा छोड़ते हो तो धक्का खा के ऐसा ऊपर आ जाती है, बिकॉज थ्रस्ट इज एक्टिंग ऑन द अपवर्ड डायरेक्शन, इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक, अब आप यहाँ से ध्यान से देखिए। अब आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे आप उसको ऐसा धक्का मारते 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 जाते थे तो क्यों अब थ्रस्ट बनता जाता था, पता है क्यों। देखो ये देखो, ये रखा है कोई वेसल, इसमें वाटर अभी मैंने इतना डुबोया, बस इतना, इसका तो इतना ही वॉल्यूम गया है, तो डिस्प्लेस भी कितना करेगा वाटर, इतना। कब डिस्प्लेस किया ना अभी, तो वेट भी डिस्प्लेस का क्या होगा, कम। और वेट किसके इक्वल होता है, अपथ्रस्ट। तो अपथ्रस्ट भी क्या होगा, कम, और डुबो दिया। डिस्प्लेस लिक्विड ज्यादा होगा कि कम, तो उसका वेट भी क्या होगा, तो अपथ्रस्ट भी ज्यादा और डुबो। समझ में आया ये बात। तो वही लिखा हुआ है क्या, स्टेट्स दैट्स व्हेन अ फुल्ली, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये बात बताता है कि जब किसी बॉडी को पार्शियली या कंप्लीटली इमर्स किया जाता है लिक्विड में, तो वो एक बाइट फोर्स एक्सपीरियंस करती है या अपथ्रस्ट फोर्स एक्सपीरियंस करती है। और इस अपथ्रस्ट को हम इस तरीके से क्वांटिफाई कर सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट ने जितना लिक्विड डिस्प्लेस कर दिया हो उसका वेट अगर आपको पता चल जाए तो वही किसकी वैल्यू होती है। कोई डाउट है बताइए। ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है। देखिए इस आर्किमिडीज के प्रिंसिपल को समझने के लिए देखिए हम एक न्यूमेरिकल इसमें बना लेते हैं, ठीक है ना। न्यूमेरिकल में आपको बोला जाता है, ध्यान से सुनिए,
व्हेन एन एल्युमिनियम ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन वाटर, ओके ध्यान दें प्लीज। व्हेन एन एल्युमिनियम ऑब्जेक्ट, एल्युमिनियम का कोई ऑब्जेक्ट है, मैं बना लेता हूं, देखिए ये क्या है, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। When an aluminium object is immersed in water, it displaces 5 किलोग्राम of water. Please ध्यान दें, 5 किलोग्राम of water. ध्यान दें प्लीज। कितना पानी हटाया इसने? हाँ, थोड़ा सा ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट है। It displaces 5 किलोग्राम of water. अच्छा, एक बात मुझे बताइए कि ये क्या दिया है, मास दिया है कि वॉल्यूम दिया है कि क्या दिया है? किसका वॉल्यूम है? ये वॉल्यूम दिया है कि मास है? किलोग्राम से पहचाना तुमने, और किसका मास है बोलो? किसका मास है? वाटर का। कौन से वाटर का मास है? डिस्प्लेस वाटर का मास है। किसने डिस्प्लेस करा? देखिए आपको घुमाया जा रहा है, आपको मास दिया जा रहा है किसका? जितना पानी उसने हटा दिया। अब आगे क्वेश्चन सुनिए, आपको बोला जाता है हाउ मच इज द बाइंड फोर्स एक्टिंग द एल्युमिनियम ऑब्जेक्ट इन न्यूटन, टेक g इज इक्वल्स टू 10। g कितना लेना है, ठीक है ना? तो बाइंड फोर्स किसके इक्वल होता है, आप भी बोलो, यस वेरी गुड, वेट ऑफ द लिक्विड, वेट ऑफ द लिक्विड। और वेट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट ऑफ लिक्विड मास ऑफ लिक्विड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आ गया आपको? देखते हो आप, मास दिया हुआ है मेरे को, रख दूंगा मैं सीधे, तो आपको कोई टेंशन नहीं। 5 किलोग्राम इनटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आंसर कितना आ जाएगा? 50 न्यूटन। तो इस पे आप प्लस कितना काम कर रहे हैं ऊपर की डायरेक्शन में? 50 न्यूटन। तो एफ बी कितना आ गया? अच्छा, यहीं पर आपको एक काम और किया जाएगा, आपको ना सुनिए, आपको मास नहीं दिया होगा, आपको क्या दिया होगा? डेंसिटी एल्युमिनियम की, सॉरी एल्युमिनियम बोल रहा हूँ, आपको लिक्विड की डेंसिटी दी होगी। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? मास बाय वॉल्यूम। और वॉल्यूम दिया, ध्यान से मेरी बात प्लीज सुने, आपको लिक्विड का डेंसिटी दिया होगा। पहली बात, अभी एक बात आपको पता चल गई, भाई लिक्विड का वेट तो मैं तब निकालूंगा ना जब मुझे क्या पता चल जाए? मास। किसका मास पता चल जाए? उस लिक्विड का जो डिस्प्लेस हुआ। कभी कभी तो डायरेक्ट देता है, लेकिन डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगा, तो आप निकालेंगे इस फॉर्मूले से। आपको क्या दिया होगा? लिक्विड की डेंसिटी दी होगी, और साथ में वॉल्यूम लिक्विड का नहीं दिया होगा। वॉल्यूम किसका दिया होगा? ब्लॉक का। वॉल्यूम से अब समझ में आया? तो ये हमको वहां पकड़ना है, समझ में आया? तो वॉल्यूम आपको लिक्विड का नहीं देगा, किसका देगा? ब्लॉक का। अभी अभी हमने पढ़ा था, जो ब्लॉक का वॉल्यूम होगा वही लिक्विड का होगा। तो आप बिल्कुल उसमें परेशान ना होइएगा, चुपचाप यहाँ पे ब्लॉक का वॉल्यूम रख देंगे, लिक्विड की डेंसिटी रख देंगे, दोनों को क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई, और क्या आ जाएगा? मास। फिर रखेंगे। समझ में आया न्यूमेरिकल? ओके, इसके बाद ये हमें समझ में आ गया है, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद हम करेंगे सम एप्लीकेशंस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल की कुछ एप्लीकेशंस हैं, ये कर सकते हैं मैथ आप लोग? हाँ, अभी ऐसे मैं लूंगा जिसमें डेंसिटी वॉल्यूम दिए होंगे तो शायद आएगा। देखिए कुछ एप्लीकेशंस हैं, उसे नोट कर लीजिए, ज़्यादा डिटेल में नहीं है हमारे सिलेबस में, बस आप नोट कर लें। एप्लीकेशंस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको लर्न होना चाहिए आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या होता है। ओके, नंबर 1, इट इज यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल को मैं एपी लिख रहा हूँ। ओके, आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज यूज्ड टू determine the relative density of a substance. The relative density of a substance. सुनिए भाई, अब ये relative density क्या होती है हमारे सिलेबस में डिटेल में अभी हम देखेंगे। ओके, relative density of a, अभी के लिए आप नोट कर लीजिए। नंबर 2, हाइड्रोमीटर्स। ओके,
हाइड्रोमीटर्स का यूज हम क्यों करते हैं? हाइड्रोमीटर्स का यूज हम करते हैं टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ओके, नोट कर लीजिए। हाइड्रोमीटर्स which is used to determine, which is used for determine, which is used for determining the density of liquids are based on आर्किमिडीज प्रिंसिपल। उसके बाद लैक्टोमीटर सुना है आपने? लैक्टोमीटर क्या करता है? मिल्क की प्योरिटी चेक करता है। ये भी किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? आर्किमिडीज। ओके, लैक्टोमीटर यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द प्योरिटी। ये टॉपिक डिटेल में नहीं है इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ डिटेल में। लैक्टोमीटर्स यूज्ड फॉर प्योरिटी ऑफ मिल्क। नोट कर लीजिएगा, इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके, उसके बाद आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज यूज्ड in designing ships and submarines. Designing ships and submarines. Okay. सबमराइन या मरीन्स जो भी आप डिफरेंशिएट करते हो। ओके, पनडुब्बी आपने सुना है? वही है। ओके, ये हो गया।